देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम ललित है और मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाला छोटी सी ऑफिस में काम करता हूँ। उस दिन ऑफिस से निकलते वक्त हमारे बॉस ने एक अर्जेंट मीटिंग रख दी थी। मीटिंग में काम को लेकर कुछ चीज़ों के बारे में वार्तालाप करनी थी और यही एक कारण था कि मुझे कुछ समय के लिए एक बार फिर वहाँ रुकना पड़ा। फिर क्या था, मैं अब बॉस की बातों को टाल भी नहीं सका क्योंकि अब मीटिंग जो होने वाली थी। लिहाजा मैं मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए वापस से ऑफिस के प्राइवेट रूम की तरफ चल दिया। वैसे भी आजकल बॉस का ध्यान मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही बना रहता था क्योंकि मैं अपने काम को जल्दी निपटाने की वजह से कुछ ना कुछ गलती कर ही देता था। आज अर्जेंट मीटिंग की वजह से करीबन आधे पौने घंटे तक मीटिंग होती रही, मगर उसके बाद बॉस ने हमें कुछ चुनिंदा लोगों को अपने ऑफिस में बुलाया और फिर से प्राइवेट बातें होने लगी। और इसी बीच हमें पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। यूँ तो मैं 7 बजे के आसपास निकल जाता था, लेकिन आज इसी तरह ऑफिस में बातें करते हुए काफ़ी वक्त कट गया। जब मैंने ऑफिस में लगी दीवार घड़ी की तरफ देखा तो रात के 10:30 हो रहे थे। इतनी रात को मैं कभी भी अपने घर नहीं गया, खासकर सर्दियों में 11 बजते बजते सभी लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं, या फिर यूँ कहें कि उसके बाद तो सड़क के साथ साथ सारी जगह पर सन्नाटा पसर जाता है। अब धीरे धीरे ऑफिस खाली होने लगी और अपने ऑफिस को इस तरह खाली होता देख अब मुझे भी लगने लगा कि मुझे भी घर के लिए निकलना चाहिए। फिर मैं किसी तरह बॉस की इजाज़त लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ा और उसी वक्त अपनी कार में बैठ गया और फिर वहाँ से निकल पड़ा। आज मौसम बड़ा ही बिगड़ चुका था। बाहर की तरफ अब हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी। उस अंधेरी रात में बिजलियाँ जोर से कड़क रही थी, मानो बहुत जल्द तेज तूफान आने वाला है। मगर मैं गाड़ी के अंदर बैठा था तो मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैं आराम से गाड़ी ड्राइव करता हुआ वहाँ से निकलने लगा, जो कि मुझे इस ऑफिस को ज्वाइन किए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, तो अभी मुझे रास्ते के बारे में ज़्यादा ज्ञात भी नहीं था। बाहर की तरफ बारिश हो रही थी तो मैं अंदर की तरफ बैठकर ठंड के मारे थरथरा रहा था। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि कार में बैठने के बाद भी मेरा बदन थरथरा रहा था। आज से पहले मैं कभी भी इतनी घनी रात को ऑफिस से अपने घर के लिए निकला ही नहीं था। ये पहला दिन था जब मैंने इतनी देर रात कर दी थी। ऊपर से मुझे इतनी देर रात गाड़ी को ड्राइव करने में काफ़ी मुश्किलें भी लगती थी और इसी तरह मेरी गाड़ी चलते फिरते एक रास्ते में पहुंच गई। शायद मैं रास्ता भूल चुका था। अब मुझे याद ही नहीं रहा कि अब मेरी गाड़ी किस तरफ चल रही है। फिर मैंने गूगल मैप की सहायता ली तो मेरी गाड़ी मुझे एक कस्बे के पास बता रही थी और रास्ता जैसा बताया गया था तो मैं उसी तरह आगे बढ़ा। लेकिन अब मेरी गाड़ी के अंदर मुझे किसी दूसरे के होने का अजीब एहसास हो रहा था। बगल वाली सीट से ऐसा लग रहा था मानो बार बार कोई मुझे घूरते जा रहा है। एक बार के लिए जब मैंने झटके से उस तरफ देखा तो मुझे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब रास्ता मैं भूल गया था। दोबारा मुझे ऐसा लगा कि मैं घूम फिरकर उसी रास्ते पर लौट आया हूँ। ये सच में बड़ा ही आश्चर्यजनक था। मैंने फिर से गूगल मैप की सहायता ली तो मुझे पता चला कि अभी भी मैं उसी रास्ते पर अटका हुआ हूँ जहाँ मैं पहले मौजूद था, क्योंकि अब ये सब बातें मुझे काफ़ी हैरान कर रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। अचानक ही मेरी गाड़ी एक ही रास्ते को बार बार क्यों चुन रही है, क्योंकि मैंने तो एक भी मोड़ को पार ही नहीं किया और इसके बावजूद भी ऐसा कैसे मुमकिन था और मुझे पता ही नहीं था। लेकिन अब मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी। इस घनघोर सन्नाटे के बीच जब मुझे भय का कुछ ज़्यादा एहसास हुआ तब तक मुझे लगा कि अब मुझे गाड़ी के अंदर मौजूद म्यूजिक को चलाना चाहिए। मैंने गाड़ी में म्यूजिक चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चला ही नहीं और मैं बार बार गाड़ी में मौजूद स्पीकर को हाथ से पीटने लगा, लेकिन वो चल ही नहीं रहा था। तभी मैं अपनी किस्मत को कोसते बोला, इस डरावनी रात में एक ही तो सहारा था, अब वो भी ख़त्म सा हो गया है। अब मैं अपनी मदद के लिए किसी को बुला पाता कि इससे पहले मेरे फ़ोन की घंटी बज उठी और जब मैंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर मेरी मम्मी थी। उसके बाद मेरी मम्मी फ़ोन उठाते ही बोली, अरे बेटा कहाँ हो तुम, इतनी रात हो गई अभी तक घर नहीं आए। तो मैंने मम्मी को बताया कि आज ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी काम हो गया था जिस वजह से मैं घर नहीं लौट पाया। तो मम्मी बोली, मैंने तुझको 1000 बार बोला है शादी कर ले, ताकि कोई तो होगा जो तुम्हारे कान खींच सके। तभी मुस्कुराते हुए मैंने भी फ़ोन काट दिया। फिर जब दोबारा मैंने अपनी गाड़ी के अंदर टिके हुए स्पीकर को बजाने की कोशिश की तो मुझे अपने पीछे से किसी के गाने गुनगुनाने की एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी और जब मैं फुर्ती से पीछे मुड़ा तो लंबे लंबे बाल
और गोरे रंग में नजर आने वाली एक लड़की मेरी गाड़ी के पीछे बैठी हुई थी। उसको गाड़ी के पीछे देखते ही मेरे दिमाग की एक एक बत्ती हिल गई, क्योंकि मैंने तो गाड़ी को कहीं रोका भी नहीं था, तो फिर ये लड़की गाड़ी में कैसे बैठ गई। मैं यही सब सोच रहा था कि उस लड़की ने एक करकरी आवाज़ में कहा, क्या हुआ, इस तरह दंग क्यों रह गए। उस लड़की की आवाज़ सुनकर मैं दहल गया, क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मेरे हाथ पांव सूजने को आए थे। तभी उस लड़की ने कहा, तुम्हें तो गाना सुनने का बहुत शौक है ना, तो लो मैं ही सुना देती हूँ। उस लड़की की बातों और उसकी हरकतों ने मुझे बहुत हद तक डरा कर रख दिया था, और इस लड़की से अपनी जान कैसे बचाऊं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतरा तो भी ये डैन मुझे किसी भी हालत में मारकर ही दम लेगी। इस भीषण ठंड के अंदर भी मेरे बदन से टप टप पसीना निकल रहा था, जिसकी कुछ बूंदों से सीट गीली होने लगी। फिर वो लड़की अचानक ही मुझे अगली सीट पर बैठी नजर आई। उस लड़की ने एक दबी आवाज़ में कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप गाड़ी को ड्राइव करो, और जिस तरफ मैं चाहूँ गाड़ी को उसी तरफ मोड़ना। अगर तुमने कुछ अलग करने की कोशिश की तो फिर ये तुम्हारी सांसें तुम्हारी ज़िंदगी की कुछ आखिरी सांसें होंगी, और उसके बाद तुम अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाओगे। उस लड़की की बातों को मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी को चलाने लगा, लेकिन अब पता नहीं क्यों गाड़ी का माहौल फिर से एकदम गर्मी में बदलने लगा। जहाँ ठंड होनी चाहिए थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मेरा जी घबराने लगा, ऐसा लग रहा था मानो उल्टी होने वाली है। दूसरी तरफ वो भयानक डैन अभी भी सामने चेहरा करके बैठी हुई थी, मगर जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी गर्दन को पूरी तरीके से मेरी तरफ मोड़ दिया और अजीब ढंग से बोली, तुम्हें जितना कहा है उतना करो, अगर एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश की तो तुम जानते हो ना कि तुम्हारा क्या हर्ष होगा। मैं थरथराहट के मारे कुछ बोल भी नहीं पाया, पर उस लड़की की बातों का पालन करते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। मुझे इतना तो मालूम था कि ये लड़की मेरे साथ कुछ गलत करना चाहती है, और अगर मैं इसको सही ठिकाने पर छोड़ दूंगा तो शायद ये मुझे जिंदा छोड़ दे। अब यही एक आखिरी उम्मीद थी मेरी ज़िंदगी बचाने की। फिर उस लड़की ने जैसे जैसे इशारे किए तो वैसे वैसे मैं अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाकर उसके साथ साथ चलने लगा। एक अकेला आदमी जो एक काली शक्ति के साए में बुरी तरह फंस चुका हो तो उसका बचना लगभग नामुमकिन है। इन चीज़ों को केवल वो आदमी समझ सकता है जिसके साथ ये सब बीत रहा हो और वो इस क़यामत के तूफान का सामना कर रहा हो। इस समय मैं एक ऐसी कंडीशन में था कि मुझे अपनी मौत के अलावा कुछ और चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। बार बार उस चुड़ैल का चेहरा मेरी आंखों के सामने मंडरा रहा था। उसकी आंखों से निकलता हुआ खून, जहाँ पहले वो लड़की एक खूबसूरती का मोहताज की तरह प्रतीत हो रही थी, तो अब वही डैन कुछ ऐसे रूप में थी जिसे देखकर कुत्ता भी डर जाए। उसका वो कुचला हुआ चेहरा और उसकी वो फटी हुई खोपड़ी हर किसी को डराने के लिए काफ़ी थी। लेकिन अब मैं तंग आ चुका था, और मेरे दिमाग में जब गुस्सा आता है तो फिर मैं कुछ भी कर देता हूँ, चाहे मेरे सामने खुद भगवान ही क्यों ना हो। मेरे गुस्से का सामना करना इतना आसान नहीं था, लेकिन सामने साक्षात मेरी मौत थी जो मुझ पर कभी भी हमला कर सकती थी। इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं डरा और मैंने अपनी गाड़ी को एक जोरदार ब्रेक के साथ रोक दिया, और जैसी मेरी गाड़ी रुकी तो वो खोखा डैन मेरी तरफ देखने लगी। मगर मैंने बगल वाली खिड़की खोली और बाहर से दरवाज़ा ओपन करके मैं झट से नीचे उतर गया, और नीचे उतरते ही वो डैन भी एक धुआं बनकर मेरी गाड़ी से बाहर निकली और बिल्कुल गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। पर वो एक हल्की सी आवाज़ में बोली, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। ये सुनकर तो मेरे रोम रोम में डर का एहसास होने लगा। मेरा गुस्सा मानो एक पल में ही हवा बनकर उड़ गया। मैं उस चुड़ैल की इस बात पर हंसते बोला, मैं एक इंसान और तुम एक भूत, मैं तुम्हारे साथ भला शादी कैसे कर सकता हूँ। जहाँ तक मेरा गुस्सा शांत हुआ था तो वहीं अब बारी थी मेरे ऊपर एक भयानक हमले की। उस काली शक्ति ने कहा, अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करना चाहते तो मरने को तैयार हो जाओ। मगर मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी को तेज़ रफ्तार के साथ भगाने लगा। तभी मैं मन ही मन भगवान का स्मरण कर रहा था ताकि मेरी थोड़ी बहुत मदद हो सके। इस बार मेरी कार एकदम फुल स्पीड के साथ आगे की तरफ भाग रही थी। इस बीच जब मैंने अपनी गाड़ी के कांच मिरर में देखा तो वो औरत दुल्हन के लिबास में मेरे पीछे पीछे भागे जा रही थी, और उस औरत की फुर्ती और रफ्तार को देखकर ऐसा लग रहा था शायद वो कुछ ही क्षण के बाद मेरी गाड़ी को पीछे छोड़ देगी और एक बार फिर कयामत की आंधी मेरे ऊपर मंडराने लगी। लेकिन हिम्मत हारना भी मेरी किस्मत में कहा था। मैं फिर से तेज़ रफ्तार के साथ आगे ही बढ़ता रहा और भगवान का नाम मेरे जहन में था। लगभग 7 किलोमीटर के सफ़र के बाद मुझे एक राहत का एहसास हुआ
क्योंकि अब वो महिला मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। सामने की तरफ हनुमान जी का एक मंदिर बना था जो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस मंदिर के बॉर्डर में पहुंच गया और भागते उस मंदिर के अंदर पहुंचा। मंदिर में पहुंचते ही जब वहां के लोगों ने मेरी इस बुरी दशा को देखा तो मैंने उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। तब उन्होंने बताया कि ये करीब 23 साल पहले की बात है, जब एक लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन लेन देन के मामले को लेकर उस लड़की के ससुराल वालों ने बीच बारात में शादी करने से मना कर दिया और जिस वजह से बदनामी के चलते उस लड़की और उसके बाप ने फांसी खाकर आत्महत्या कर ली। कहते हैं आज भी वो लड़की अपना बदला कायम करने के लिए यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को मार देती है, लेकिन आज तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। दोस्तों उस दिन भगवान का शुक्र था कि मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल गया, वरना अब तक तो मैं उस लड़की के साथ शादी करके मौत का घर भी बसा चुका होता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।